नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं हिना। वैसे तो आपने बहुत सारे संगठन देखे होंगे, लेकिन आज हम मुस्लिम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष फिरोज सौदागर जी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम सेवा संघ एक ऐसा संगठन है जो कि हर वर्ग, खास करके मुस्लिम समुदाय के हित और उनके लिए काम करती है। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे न्यूज़ वन इंडिया का, जिन्होंने यहाँ हमें आज मौका दिया है अपनी बात आपके इस एकदम मशहूर चैनल के ज़रिए आवाम तक और लोगों तक पहुँचाने का। मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम सेवा संघ जो है, जैसा कि आप जानते ही है कि आज की दौर में जो मुस्लिम समाज पर्टिकुलरली हर मामले में, हर एतबार से, चाहे वो एजुकेशन हो, रोज़गार हो या हेल्थ हो या दीगर हर मामले में मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ है, पिछड़ चुका है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही मुस्लिम सेवा संघ का स्थापना हुई है। ये पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष फिरोज़ मसूददार साहब ने सन 2016 में इसकी नींव रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन हमारे देश के 15 से 16 राज्यों में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमको मिल रहा है। और ख़ास तौर पे हमने मुस्लिम सेवा संघ के माध्यम से पिछले जो लॉकडाउन में है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमको काम करने का मौका मिला है, जिसके अंदर हम गालिबन हमने तकरीबन 10 लाख लोगों तक खाना वगैरह पहुंचाया है और 30,000 फैमिलियों को राशन वगैरह पहुंचाया है इस लॉकडाउन के दरमियान। ये पूरे इंडिया में हमने काम किया है, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में ज़्यादा काम हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई में जैसे शहर में काफ़ी बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है मज़दूरों का, जो दूसरे राज्यों से आए हुए थे, तो उनको भी हमने काफ़ी मदद किया है, जिसके अंदर हमने तो कुछ जगह पे फ़्लाइट का भी इंतज़ाम किया था, जिसके अंदर हमारा ख़ास तौर पे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन और हमारे माहिम दरगाह के चेयरमैन सोहेल खंडवानी साहब ने इसमें ख़ास तौर पे हमको मदद की और इनकी मदद से हमने काफ़ी मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने का भी काम इस लॉकडाउन में किया है। और हमारी कोशिश यही है कि ऐसे तो ख़ास तौर पे हम मुस्लिम समाज को ही केंद्रित करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज़, जैसे कि नैसर्गिक आपत्ति अगर आती है जो, तो उसके अंदर हम फिर समाज और मज़हब से ऊपर उठ के काम करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हमने सभी धर्मों को, सभी मज़हब के लोगों को राशन बांटा है, सभी को पहुंचाने का काम किया है। इसके अंदर हमने कभी ऐसा मुस्लिम, हिंदू या दीगर समाज का कोई ऐसे फ़र्क नहीं किया है। तो यही हमारा ख़ास एक प्लस पॉइंट है। सर, इस संगठन से कितने लोग जुड़े और किन किन राज्यों तक ये संगठन फैला हुआ है? अभी तकरीबन हम 16 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारे 10 से 12 लाख तक मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि ये संगठन हमारा महाराष्ट्र से जुड़ा, महाराष्ट्र बेस्ड होने की वजह से महाराष्ट्र में हमारा बड़ा काम है, जहाँ मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। दूसरा राज्य है गुजरात है, जहाँ कर मैं प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और बिहार है, जहाँ पर अभी इलेक्शन, वहाँ का भी मैं प्रभारी हूँ, वहाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तीसरा उत्तर प्रदेश है, आसाम है। आसाम में, उड़ीसा में अभी बाढ़ जब आई है, तो बाढ़ में हमने लिटरली नाव में बैठ के तक हमारे लोगों ने, वहाँ के हमारे जो जिला अध्यक्ष है नोमान भाई वगैरह, इन्होंने नाव में बैठ के लोगों के घर तक, जहाँ पर इनको निकलना पॉसिबल नहीं था, वहाँ घर घर पहुँच के उन्होंने खाना वगैरह पहुँचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से भी 15-16 राज्यों में काम हो रहा है और बहुत जल्द पूरी इंडिया में हमारी पहुँचने की तमन्ना है। हम जो है तो हमारा जो मेन आइडियोलॉजी जो है मुस्लिम सेवा संघ की, हम मुस्लिम समाज के लिए 3 इशू लेकर चल रहे हैं। एक तो है शिक्षा, दूसरा रोज़गार और तीसरा है जो है हेल्थ। इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं और आज हमारे नज़र में मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। हम पिछड़ गए हैं या पिछड़े हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में की कमी होने की वजह से, या एजुकेशन में हमारा पिछड़ापन होने की वजह से। इसलिए हम स्कॉलरशिप के ज़रिए या हमारे अपने स्कूल्स के ज़रिए, अपने कॉलेज के ज़रिए, जैसे मेरे स्कूल्स है जालना में, ऐसे भी हमारे दूसरे भी और सभासद सदस्य हैं जिनके अपने अपने स्कूल है, उन स्कूलों के माध्यम से हम गरीब और ज़रूरतमंद आवाम को स्कॉलरशिप के ज़रिए मदद पहुंचा के उनको आगे लाना चाह रहे हैं। सर, वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं, आपको क्यों और कैसे लगा कि एक मुस्लिम संगठन की ज़रूरत है?
देखिए, इसमें ऐसा है कि कई मुस्लिम संगठन अभी काम कर रहे हैं और इस पहले भी कई मुस्लिम संगठन हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काम करने की शुरुआत की कोशिश की है, और कई ऐसी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां भी हुई है जो अपने आप को मुसलमानों का हामी या मुसलमानों का हमदर्द होने का दम भरती रही है। ये हम और अवाम, आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले 60 सालों से 70 सालों से हम ये सब देख रहे हैं, 70-80 सालों से, कि इतने सारे संगठन मुस्लिम समाज के लिए काम करने के बावजूद, इतनी सारी पार्टियां जो पावर में थी और जो मुसलमानों के हामी और हमदर्द होने का दावा करती थी, इतना सा होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज का जो है, तो अगर आप परसेंटेजली उनका रेशो अगर देखेंगे, सन 2010 या 12 में, मुझे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके ज़रिए मुसलमानों के माशी हालात बोलो या हालत कैसी है देखने के लिए एक समिति बनाई गई थी, रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। उनकी जो रिपोर्ट आई है 2010 या 12 में, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में साफ तौर पे उन्होंने जो हालत पेश किए गए, जो हालत उन्होंने मुसलमानों के पेश किए, वो वाकई बहुत ही भयावह और डरावने हैं। वो हमको डरा देने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे एक लास्ट सेंटेंस में जो उन्होंने लिखा था, उनके जो रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की हालत में मुसलमानों की जो हालत है, मुस्लिम समाज की हालत जो है, हमारे दलित भाई और पिछड़े समाज के से भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ है। और उनके सजेशन में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इमीडिएटली इस समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। ये बात है 2010 या 12 की बात की, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए हमको ये महसूस हुआ कि जो हम ये देख रहे हैं हालत दिन पे दिन, और हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा अगर आंकड़ेवारी अगर देखते हैं, तो देश आज़ाद होने के वक्त सन 1947 या 48 में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में आंकड़ेवारी थी 35%, 35% तकरीबन गालिबन मुसलमान इसके अंदर सरकारी नौकरियों में थे। आज वो महज सिर्फ 3% पे आके रुक गए। तो ये जो और बिलो पॉवर्टी में भी संख्या बढ़ गई मुसलमानों की। तो ये जो डाउनफॉल जो हुआ है मुसलमानों का, इसको हमें रोकना है, हमारे समाज को कहीं ना कहीं अपग्रेड करना है। इसीलिए हमें हमारे जो बानी सदर है, हमारे फिरोज मासूदार साहब है, इनको बहुत ही इसकी एहसास हुआ कि जब कि हमें ऐसे कोई संगठन की ज़रूरत है, तब जाके हमने ये संगठन खड़ा किया सन 2016 में। जैसा आप भी जानते हैं, आरएसएस के सर पे बीजेपी का हाथ है जी। क्या मुस्लिम सेवा संघ के पास भी किसी राजनीतिक पार्टी का साथ है? जी, गुड, अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ आवाम के लिए भी और सभी के लिए, कि मुस्लिम सेवा संघ एक इंडिविजुअल संगठन है जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसकी अपनी खुद सोच है, और हम उस विचारधारा और सोच को लेकर चलते हैं। और ये एक प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी दोस्ती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी है। हमारी दोस्ती उस इंसान से या उस पॉलिटिकल पार्टी से है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की फलाही, महबूदी और डेवलपमेंट की बात करता है, वो हमारा दोस्त है। और वो जो मुसलमानों को बर्बाद और रुस्वा और परेशान करने की बात करता है, वो हमारा दुश्मन है। बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमारे सर पे सिवाय खुदा का किसी का हाथ नहीं है, और हमारे अपने जो हमारे थिंक टैंक है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है उस्मान खान साहब है, हमारे सोहेल खंडवानी साहब है, ऐसे तमाम भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं और तभी जो लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, इनके मार्गदर्शन में हमारा काम चल रहा है। और हम किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करते और किसी पार्टी को अपोज भी नहीं करते। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, जी। किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जैसे कि आप जैसे जो चैनल है, आपके टीवी माध्यम में चैनल्स, इनके ज़रिए जो मालूमात हो रही है, और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में अच्छी यूनिट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर एनसीपी के सिंबल पे बेलसंड विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो हमारे सोर्सेस है उसके ज़रिए तो यही पता चलता है कि आरजेडी लीड कर रही है। सरकार किसी की बनेगी ये तो नहीं कहा जा सकता,
लेकिन आरजेडी तेजस्वी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और लीड कर रही है, ऐसा अभी अभी दिख रहा है। वैसे 10 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि सीएए और एनआरसी को लेके मुस्लिम समुदाय नाराज था जी। इस नाराजगी के कारण आपको क्या लगती है? इसकी नाराज़गी की जो बेसिक वजह जो मुझे लगती है कि जो जब कायदा अमल में आया, कायदा बनाने की कोशिश जब उसकी जो शुरुआत हुई बनाने की, तब मुस्लिम समाज को या मुस्लिम एमपीज़ को विश्वास में नहीं लिया गया और ना ही जो प्रोसीजर जो पूरी ड्यूज फॉलो जो होना चाहिए था, जैसे कि चर्चा वगैरह, ये सब नहीं हुई और इसके अंदर से कई तरीके के इसके अंदर कन्फ्यूज़न जो है उसके अंदर है भी और उसको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया है। इसलिए जो है तो इससे मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है तो नाराज़गी ज़्यादा पैदा हुई है। यानी कि सर आपका कहना है कि जो दंगे हुए उसका कारण यही है कि जानकारी ना होने के कारण ऐसा हुआ है? देखिए, दंगे क्यों हुए ये तो मैं बताने में असमर्थ हूँ और उसका कारण क्या हुआ वो तो नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन मैं अपनी एज अ एक मैं अपने भारत देश का नागरिक होने के हिसाब से हैसियत से कहना चाहूँगा कि सरकार जो होती है वो माई बाप होती है ना। जो सरकार, जो लोग रूल में हैं, जो पावर में, वो माई बाप होते हैं, उनका अपना एक जिम्मेदारी होती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से डिस्चार्ज करते हैं, ठीक ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर हमारा प्रमुख, हमारे माई बाप अगर हमको बताते नहीं हैं कि भाई किस तरीके से क्या होता है, तो कन्फ्यूज़न होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यहाँ इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी है फेल्योर कि उन्होंने उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया जाए। ऐसा मैं इंडिविजुअली में हमारे इसका ऐसा मेरा समझ है। लेकिन जो सर कानून ला रही उससे आप सहमत हैं? सीएनआरसी जो लाया जा रहा है, ये जो है ये कानून जो है तो इससे इसका हमारे अपनी हमारे जो है तो पॉलिट ब्यूरो है, हमारा कोर कमेटी है ना। तो इसके अंदर इस बारे में हमारा मसला हुआ है और हमने हर जगह पे सी और एनआरसी के विरोध में जहाँ जहाँ प्रदर्शन हमने उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया है। ये जो कानून है इसके साथ हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। तो आपने सुना फिरोज जी को, उन्होंने हर बातों पे अपनी राय रखी, जो भी प्रश्न किए गए उनका उन्होंने उत्तर दिया। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।